दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसीलिए सभी से यह निवेदन है कि इस कहानी को पूरा अंत तक ध्यान से सुनिएगा, जिसे जान करके आप ये जानेंगे कि कम उम्र में ही बुढ़ापा क्यों आते हैं। जैसे कि दोस्तों, सभी लोग जानते थे कि महात्मा बुद्ध एक राजा थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग के एक सन्यासी का रूप ले लिया। तो इसीलिए उन्हें सब पता है कि हमें क्या खाना चाहिए, हमें कैसी दिनचर्या अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम महात्मा बुद्ध के वो 12 महत्वपूर्ण नियम, यानी कि एक और से कह लो कि हम उनके पूरे जीवन के सार हम जानने वाले हैं। दोस्तों, इसीलिए सभी से निवेदन है, सभी से गुजारिश है कि पूरी कहानी को ध्यान से जरूर सुने और उस 12 बातों को सुन करके अपने जीवन में उतार लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कभी बीमारी नहीं होगी और आपको कोई बुढ़ापा छू ही नहीं पाएगा। दोस्तों, इसे हम समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, एक राज्य में वीरसेन नाम का एक राजा था। राजा बहुत ही दयालु, बहुत दयावान और एक न्यायप्रिय राजा था। उनके 2 रानियां थी। उनके दोनों रानियां अति सुंदर, वो भी रानियां उस राजा के स्वभाव पर गई थी। वह रानियां भी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। तो राजा इतने न्यायप्रिय राजा थे कि उनके प्रजा कभी दुख के सामना ही नहीं करते थे, क्योंकि राजा ने अपने मंत्रिमंडल में 9 ऐसे मंत्रियों का गठन किया था कि जिनके जिम्मे में हर एक डिपार्टमेंट बांटा गया था। तुम प्रजा का खान पान का ध्यान रखोगे, सबके मतलब अलग अलग काम बांटे गए थे। तुम्हें ये कार्य करना है, और इतना उनका सत्य हिदायत था। कोई भी अपने काम में लापरवाही पाने पर उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसलिए उनकी जो समूह में, जो उनकी मंत्रिमंडल में जो मंत्री थे, वो बहुत ईमानदारी से काम करते थे। और राजा जो है, कभी भी उसे जब न्याय करना होता था सभा में उनके साथ, तो कभी भी वो अपने न्याय नहीं करता था। वो किसी के साथ एक पक्षी न्याय नहीं करता था। वो दोनों पक्ष के एक एक पॉइंट को समझते थे। दोनों के विषयों पर, मुद्दों पर ध्यान देकर वो सही और निष्पक्ष फैसले सुनाते थे। इस तरह से राजा के प्रजा के जो राज्य थे, उसमें सब प्रजा सुखी थे। अब राजा का एक नियम यह भी था कि हर हफ्ते एक सभा लगेगी। पूरे राज्य के जितने लोगों थे, उनकी एक सभा बुलाई जाती थी। किसके घर कितने अनाज हो रहा है, किसके घर खाने को नहीं है, उसे अनाज दिया जाता था। ऐसी एक प्रकार की व्यवस्था थी। तो उनके जो सभी जो है प्रजा थे, वो एकदम सुख जीवन में चल रही थी। तो इसी समय से उनका राज्य आसानी से चल रहा था। सारी प्रजाएं सुखी थी, और इसी सुखी के वजह से हमेशा जो है सारी प्रजाएं राजा का गुणगान गाया करते थे। ऐसे ही एक दिन सभा चल रही थी। उसी सभा में एक किसान और उसकी पत्नी आते हैं और कहते हैं, महाराज, आज हमारे पास एक बहुत बड़ी समस्या है, कृपया आप हमें हमारी समस्या का समाधान करें। राजा बोलते हैं, क्या बात है, बताइए किसान। कहते हैं कि मेरे 2 बेटे हैं। अभी मेरे बेटे की उम्र बहुत कम है। अभी उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 27 से 28 साल होगा, लेकिन वो देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी उम्र 60 साल हो। बाल झड़ते जा रहे हैं और उसके पेट निकलते जा रहा है। बड़ा आलसी है, कोई काम नहीं करता है। हमने अपने हिसाब से इधर उधर दवा कराया, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। महाराज कहते हैं, ठीक है, मंत्री को आदेश देते हैं। मंत्री अपने राजवैद्य से इस किसान का बेटे का इलाज करवाया जाए। जो भी खर्चा होगा उस राज्य कोष से दिया जाए। मंत्री ऐसा ही करते हैं। उनके दोनों किसान के बेटे का इलाज राजकोष के खर्च से राजवैद्य करते हैं। काफी दिन इलाज चलने के बाद फिर वो किसान सभा में उपस्थित होते हैं और कहता है कि महाराज, कोई आराम नहीं हुआ, मेरा बेटा वैसे की वैसे ही है। राजा कहते हैं,
ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे। इस पर विचार चल ही रही थी कि उसी गांव से, उसी राज्य से 2 लोग और आते हैं। पति और पत्नी रोते हुए आते हैं और वे भी वही कहते हैं, समस्या यही होती जा रही है। फिर धीरे धीरे सभा चल ही रही थी कि ऐसे ऐसे एक एक करके पूरे गांव के आधा से ज्यादा लोग आए। राजा असमंजस में पड़ गए। उन्होंने तुरंत आपातकालीन सभा बुलाई कि सारे राजवैद्यों को बुलाया जाए, दूर दूर से राजवैद्यों को बुलाया जाए और दिखाया जाए कि आखिर ऐसी क्या समस्या है जिसकी वजह से हमारे राज्य के सभी नवयुवक बूढ़े दिखने लगे हैं। इस पर पूरा खोज करे, अनुसंधान करे। राजा का यह सख्त आदेश था। सारे मंत्रियों को जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई किया जाए। पूरे राज्य के छानबीन करके सबके घर के पता लगाया जाए कि इसका क्या कारण है। बाहर से भी वैद्य को बुलाया गया। जितने जितने प्रसिद्ध वैद्य थे सारे वैद्य को बुलाया गया और फिर एक आपातकालीन बैठक की। उस आपातकालीन बैठक में सारे राजवैद्यों से विचार विमर्श किया गया कि राजवैद्य लोग, आपके पास 10 दिन का समय है। इस 10 दिन के समय में पूरे राज्य के हर एक घर घर की बीमारी का आप पता लगाइए। ऐसी कौन सी बीमारी है, क्या चीज खाने से ये हो रही है, उसे पता लगाया जाए। जो भी राजवैद्य इस बीमारी का सही सटीक पता लगा लेगा, उस राजवैद्य को पुरस्कार के रूप में मैं एक राज्य दे दूंगा। अब सारे राजवैद्य एकदम से जुट गए, अपने पोथी पथरा किताब लेकर के, और घर घर जाके रात दिन एक करके पूरा 10 दिन छानबीन चलता रहा। फिर 11वें दिन राज की सभा लगती है। उस राजसभा में सारे राजवैद्य, पूरे राज्य के लोग इकट्ठा होते हैं। फिर राजा एक एक करके सारे राजवैद्य से पूछते हैं। सारे राजवैद्य अपने अपने विचार रखते हैं। महाराज, हमने तो बहुत छानबीन किया और छानबीन के हिसाब से औषधियाँ और उपचार भी किए, लेकिन किसी को आराम नहीं मिल रहा है। तो उसमें से एक राजवैद्य खड़ा होता है जो बहुत बुजुर्ग था। उसकी उम्र लगभग 130 से 135 साल की थी और उसने कहा, हमारा जो अपना निष्कर्ष निकला, हमारा जो अपना अनुभव है, उस अनुभव से हमें यही लगता है कि यहाँ के रहन सहन, यहाँ के खाने में कुछ दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन हमारे पास इसका सटीक जवाब नहीं है। राजा उस बुजुर्ग राजवैद्य की बात को सुनकर असमंजस में पड़ जाता है। 130 साल का बुजुर्ग बता रहा है तो इसका समाधान क्या होगा। कुछ देर बाद वह राजा कहता है, राजवैद्य, आप अब इसका समाधान आप ही बताएंगे, क्योंकि हम आज 1 महीने से इसके कारण हम खुद बहुत ज़्यादा चिंतित है। हमारी प्रजा परेशान होती जा रही है और हम भी देख रहे हैं, हम भी इसी सोच में परेशान होते जा रहे हैं। मेरे भी बाल झड़ने शुरू हो गए हैं। हमारे परिवार में महारानियां, राजकुमार, राजकुमारियां जो भी है, सब लोग अपनी प्रजा से परेशान है। आखिर समाधान तो बताइए। फिर वह राजवैद्य हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और राजा से कहते हैं, राजा हमें क्षमा करिए, लेकिन हमारे पास एक उपाय जरूर है। इस समस्या का सारा समाधान एक ही आदमी के पास है। अगर उस आदमी को ढूंढ के लाया जाए तो आपकी राज्य के सारे समस्याएं खत्म हो जाएगी, सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। उनके अलावा इसका समाधान किसी के पास नहीं है। महाराज कहते हैं, राजवैद्य जल्दी बताइए, इस शुभ काम में देरी मत करिए। मुझे जल्दी उस महापुरुष, उस ज्ञानी का नाम बताइए, हम उन्हें अपने राज्य में आमंत्रित करेंगे। वह राजवैद्य कहता है, क्षमा करें महाराज, हमें उनका पता नहीं है कि वो कहाँ रहते हैं, लेकिन उनका किसी राज्य में उपदेश चल ही रहा होगा। कृपया आप अपने सैनिकों को सारे राज्य में भेज करके पता लगाइए कि महात्मा बुद्ध किस राज्य में है, कहाँ पर वो उपदेश दे रहे हैं। केवल
उन्हीं के पास इस समस्या का समाधान है और दूसरा किसी के पास इसका समाधान नहीं है। राजा ये बात जैसे सुनते हैं राजवैद्य के मुंह से, अपने जो वो 9 उनके मंत्री थे, जो सबसे काबिल मंत्री थे, उन्होंने उनको आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी महात्मा बुद्ध का पता लगाया जाए और उन्हें आदर सम्मान के साथ अपने राज्य में लाया जाए। ये हमारा सख्त आदेश है। इसके लिए जितने भी सेना चाहिए, जितने भी गुप्तचर चाहिए, ले लीजिए और आप पता लगाइए इस समय महात्मा गौतम बुद्ध का उपदेश किस राज्य में चल रहा है। वह जरूर आएंगे, उनका हमारा संदेश भेजिए। अगर वह नहीं आते तो आप मुझे बताइएगा, मैं खुद उनके पास चला जाऊंगा। अपने समस्या का निवारण लेकर सारे मंत्री तुरंत चारों दिशा में फैल जाते हैं और काफी अथक प्रयास करने के बाद, काफी मेहनत करने के बाद महात्मा बुद्ध का काफी दूर राज्य में पता चलता है कि वहां उपदेश दे रहे हैं। मंत्री वहां जाता है और महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है और कहता है, भगवान, आपको हमारे राजा ने बुलाया है। हमारे राज्य में बहुत बड़ी बीमारी आ गया है, कृपया आप हमारे साथ चलने का कृपा करें। महात्मा बुद्ध इतने दयालु, हंसमुख, उनका तो बस एक ही उपदेश था कि हमारे पूरे भारतवर्ष स्वस्थ निरोग रहे, किसी के मन में छल कपट ना हो, कभी कोई दुखी ना हो, सभी लोग हंसते रहे। जैसे ही उन्होंने सुना सैनिक के मुंह से, उन्होंने कहा, क्यों नहीं, तुरंत चलते हैं। और महात्मा बुद्ध उस मंत्री के साथ मंत्री के राज्य में आने के लिए तैयार होते हैं और उनके साथ जो उनके शिष्य थे वो भी आते हैं। महात्मा बुद्ध को राजा दरबार में स्वागत करता है, उन्हें प्रणाम करता है, उन्हें सादर आमंत्रित किया जाता है, बड़े स्वागत सम्मान किया जाता है। और फिर वह राजा महात्मा बुद्ध से कहते हैं, आप ये हमारे प्रजा, अब देख रहे हैं इतनी विशाल प्रजा है, बड़े ही हंसमुख प्रजा थी, बड़े ही सुखी प्रजा थी, लेकिन आज इनके ऊपर बहुत भारी विपत्ति आ गई। जब इनके ऊपर विपत्ति आ गई है तो मान लो हमारे ऊपर भी विपत्ति आ गई है। ये प्रजा नहीं है, ये हमारे परिवार के सदस्य है। कृपया आप ही इन सब का समस्याओं का समाधान करें। महात्मा बुद्ध राजा की तो पहले ही प्रशंसा सुन चुके थे। राजा के सोच और विचार से महात्मा बुद्ध प्रभावित होकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और राजा से कहते हैं, क्यों नहीं, ये तो कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, ये समस्या सब लोग अपने आप पाले हैं। ऐसी बातें सुनकर राजा मुस्कुराता है, इतनी बड़ी समस्या है और महात्मा बुद्ध कह रहे हैं कोई समस्या नहीं है। तो राजा कहते हैं, ठीक है गुरुवर, जैसे भी हो आप हमारे प्रजा को ठीक कर दे। महात्मा बुद्ध के सामने एक चेला खड़ा था। महात्मा बुद्ध उस चेले के तरफ इशारा करता है तो चेला कहता है, ठीक है राजा, कल से मैं रोज सुबह 4 बजे आपके राज्य में हमको एक ऐसा खुला स्थान दे दीजिए जहाँ पे आपके राज्य के सारे लोग एकत्रित हो सके, जहाँ खुला वातावरण हो, जहाँ प्राकृतिक धूप आती हो, जहाँ प्रकृति की सारे हवाएं आती हो, सुनहरा माहौल हो। वहाँ पे कल से हमारा 4 बजे से शुरू हो जाएगा लोगों को उपचार देना, लेकिन उससे पहले आप अपने राज्य में एक आदेश लागू कर दीजिए कि सब उस स्थान पे, आपके पूरे राज्य पे और आप खुद उस स्थान पर सभी लोग उपस्थित हो। सभी लोग को वहाँ से कल से ही उपदेश देना शुरू हो जाएगा और यह उपदेश 12 दिन तक चलेगा। 12 दिन करके एक एक उपदेश दिया जाएगा और 12वें दिन आपकी जो पूरी प्रजा है वह प्रजा स्वस्थ हो जाएगी। राजा शिष्य की मुंह से ये बात सुनकर बड़े खुश होते हैं। सिर्फ 12 दिन में राजा कहते हैं, ठीक है, जो भी खर्चाए आएगा वो सारे हमारे राज्य कोष से दिया जाएगा। फिर वह शिष्य कहता है, कोई खर्चा नहीं आएगा महाराज, आप निश्चित रहिए,
आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रजा में ये सख्त आदेश करवा दीजिए, जो 4 बजे यहाँ उठकर नहीं आएगा उसे दंड दिया जाएगा। राजा ने ये आदेश लागू कर दिया और कहा कल सुबह सबको वहाँ आना है। राजा ने एक बहुत बढ़िया सा स्थान निर्धारित किया और कहा कि कल पूरी प्रजा उसी स्थान पर आएगी, हम भी आएंगे और वहाँ पर महात्मा बुद्ध की विचार को सुनेंगे और जैसे महात्मा बुद्ध कहेंगे हम उसके पालन करेंगे और हमारे सारे गुप्तचर सबके घरों पर निगरानी रखेंगे। जो भी उपदेश का पालन नहीं करेगा उसे सभा में दंडित किया जाएगा। ये सारी बातें घोषित करने के बाद पूरी प्रजा महाराजा को प्रणाम करती है और कहते हैं नहीं महाराज, हम सभी लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे। महात्मा बुद्ध को सभी लोग प्रणाम करके वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन की सभा वहीं पर स्थगित होती है। फिर अगले दिन कल से महात्मा बुद्ध के प्रवचन शुरू होने वाला था। उसमें वो उपदेश देने वाले थे। कल पहला उपदेश था तो वहाँ पे सबको 4 बजे आना था। महात्मा बुद्ध वहाँ पे 4 बजे पहुँच जाते हैं।